क्या हाल मेरे भाई। उम्मीद है बढ़िया हो गए। तो बिना देर का भाई करे स्टार्ट। आज कौन है जो कि लंबोर्गिनी कार को पसंद नहीं करता। होंगे कुछ लोग, बट खैर वो उनकी चॉइस है। सभी यंग लड़कों की ये ड्रीम कार बन चुकी है। बट क्या आपको पता है कि लंबोर्गिनी का जन्म कैसे हुआ था? कैसे लंबोर्गिनी एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी, एक स्पोर्ट कार बेचने वाली कंपनी बन गई? तो ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए। लंबोर्गिनी ये एक इटालियन कार ब्रांड है और उसकी शुरुआत फार्शियो लंबोर्गिनी ने की थी। और उनके बारे में बताया जाए तो वो इटालियन एयरफोर्स में काम करते थे और अनुभव के साथ वो इटालियन एयरफोर्स में मोटर व्हीकल सुपरवाइज़र भी बन गए थे। तीसरे वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने अपना खुद का एक गैरेज खोला और अपने स्किल्स पर उन्होंने ट्रैक्टर बनाना भी शुरू कर दिया था। 1948 में फार्शियो लंबोर्गिनी ने लंबोर्गिनी टेट्रोटी एसपीए की स्थापना की और 1950 तक उनकी फैक्ट्री में कुल 1000 ट्रैक्टर पर ईयर बन के तैयार हो रहे थे। और उनके ट्रैक्टर को सफलता मिलने के बाद वो कारों की ओर भी आकर्षित हो गए थे। उन्होंने कई सारी स्पोर्ट्स कार खरीदी और उन्होंने जो फरारी 250 जीटी को ख़रीदा था, उस कार के बारे में उनके ये विचार थे कि फरारी की कारें बहुत अच्छी है, बट वो ज़्यादा नॉइज़ करती थी और फरारी के कारों में क्लच में प्रॉब्लम्स थी। और आफ्टर सेल सर्विस से परेशान होकर एंजो फरारी के पास वो चले गए, जो कि फरारी के फाउंडर थे। और उन्होंने फरारी कार की सारी कमियां उन्हें गुस्से में बता डाली। और तब एंजो फरारी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि शायद तुम ट्रैक्टर ही सही ढंग से चला सकते हो, लेकिन तुम एक फरारी को कभी सही से नहीं चला पाओगे। और फिर उसके बाद फार्शियो ने सोचा कि अगर फरारी उनको अच्छी कार बनाकर नहीं दे सकती है तो वो खुद की अच्छी कार बना सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अपने फरारी 250 जीटी को खोला और V12 इंजन के ऊपर 6 कार्बोरेटर फिट किए गए और इससे उनकी पहली कार बनी, जो कि वो फरारी के टेस्ट करने वाले इंजीनियर के पास ले गए। और फिर उन्होंने फरारी 250 जीटी और उनके नए कार की रेस लगाई तो उनमें फार्शियो के कार ने फरारी को हरा दिया। और फिर फार्शियो को लगा कि अगर वह अपने ट्रैक्टर में जो पार्ट्स लगाते हैं उन पार्ट्स को कार्स में फिट करे तो उनकी कार्स और भी बेहतर बन सकती है। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी एक नई कार फैक्ट्री लगाई जिसमें उन्हें अनुभवी इंजीनियर को V12 इंजन पर काम करने के लिए सौंपा गया, कहा गया। पर उन इंजीनियरों ने जो इंजन बनाया वो उनकी इच्छा के काबिल बन नहीं सका। दूसरे एक अनुभवी इंजीनियर डल्लारो को उन्होंने कार के पार्ट्स को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी और फ्रैंको को कार डिज़ाइन करने की। और उन्होंने अपना पहला प्रोटोटाइप GTV 350 को लॉन्च किया, पर कुछ कमियों के कारण उसे और विकसित करने पर 1964 में जिनेवा मोटर शो में उसे फिर 350 GT नाम से रीलॉन्च कर दिया। और ये 120 कारें पूरे 2 साल में बेची गई, जो कि उस ज़माने में काफ़ी अच्छी मात्रा में कार बेची गई थी। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी 400 GT को लॉन्च किया और जिसका इंजन और भी पावरफुल था और डिज़ाइन 300 GT से काफ़ी अच्छी थी। 1965 में P400 इस कार को बनाने के लिए डिज़ाइन इंजीनियर जो कि इस कार पर काम कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि यह कार रोड कार हो बट इसमें रेसिंग कार की भी खूबियाँ हो। और फिर 1966 में इसे प्रोटोटाइप के तौर पर लॉन्च किया गया। और मज़े की बात ये थी कि डिज़ाइन करते वक्त उन्होंने यह देखा भी नहीं कि इसका इंजन कंपार्टमेंट से फिट ही नहीं हो रहा, यानी कि इंजन कंपार्टमेंट से बाहर निकल आया था। और फिर उन्होंने उसका इंजन निकाल कर उसमें ईंटें भरकर गाड़ी को शो में दिखाया गया। फिर भी गाड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया और उन्होंने ये ख्याल रखा कि इंजन का कंपार्टमेंट कोई खोल ना सके। और इसी कार को मियूरा के नाम से अगले साल लॉन्च किया गया और मियूरा को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। ये एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार के रूप में एक मिसाल बन गई। और इसके पहले उनकी कारें पॉपुलर तो हो गई थी, बट कॉम्पिटिटर के मुकाबले उनकी कारों की सेल्स काफ़ी कम थी। पर जो 4 सीटों वाली
एस्पाडा 1969 में कंपनी ने लॉन्च की और ये कार अगले 10 वर्षों तक खूब बिकी। इसी बीच लैम्बोर्गिनी को एक रेसिंग कार प्रोटोटाइप बनाकर अपनी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाने का चांस आया, मगर फार्शियो ने कहा, मुझे मिस्टेक लेस कार्स बनाने की इच्छा है जो कि काफ़ी सामान्य, पारंपरिक लेकिन अति उत्तम हो, ना कि टेक्निकल बॉम्ब। इस्लेरो और एस्पाडा इन जैसी कारों ने फरारी के कारों को कड़ी टक्कर दी और उनका लक्ष्य पूरा हो गया था। फरारी को काफ़ी कड़ी टक्कर मिल रही थी, तब भी उन्होंने कार बनाने के अपने काम को जारी रखा और उसके बाद इस्लेरो की जगह वह जरामा 400 GT को लॉन्च करने वाले थे। 1970 के जिनेवा शो में जरामा को लॉन्च किया गया, जिसमें वह सेम 3.9 लीटर V12 इंजन का यूज़ किया गया, पर कॉम्प्रेशन रेशियो को 10.5:1 तक बढ़ाया गया। फिर उसके बाद 1970 में ही उन्होंने यूरेको को मार्केट में उतारा, जो कि एक 2+2 सीटर कार थी और उस कार को ट्यूरिन मोटर शो में प्रदर्शित किया गया था। और हाँ, यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट यार अंत तक वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपको अंत में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और उसके साथ ही अगर आपको कार के नाम ज़्यादा बल्कि दिख रहे होंगे तो यार ऐसे ही नाम है लैम्बोर्गिनी की सारी कारों पे। कार के नाम आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को देखते रहिए और लैम्बोर्गिनी के इवोल्यूशन का मज़ा लीजिए। फिर 1971 में लैम्बोर्गिनी ट्रटरोरी, जो कि उनकी ट्रैक्टर डिवीज़न थी, उनके कई ऑर्डर कैंसिल हो गए। इसी कारण उन्होंने ट्रटरोरी को सेम, जो कि एक ट्रैक्टर कंपनी थी, उन्हें बेच दिया। फिर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आती चली गई और उसके बाद लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल के 1972 में फार्शियो ने 51% शेयर $6 लाख को एक स्विस बिजनेसमैन हेनरी रोस्टेसी को बेच दिए। 1973 में फिर एक बार ऑयल क्राइसिस शुरू हुआ और लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल की बिक्री बहुत ही कम हो गई। फिर फार्शियो ने बचे हुए 49% शेयर रेन लिमर को बेच दिए, जो कि हेनरी के मित्र थे। उसके बाद फार्शियो ने कंपनी के साथ सारे संबंध तोड़ दिए और अपने ज़िंदगी के आखिरी वर्ष गांव में रहकर बिताने लगे। 1974 में काउंटांच को लॉन्च किया गया और उसमें 4.0 लीटर का इंजन लगा हुआ था। 1976 में यूरेको P300 को रूपांतरित कर सिलहुड नाम से लॉन्च किया गया, जिसमें कि रूफ ओपनिंग टेक्नोलॉजी थी, पर इस कार की बिल्ड क्वालिटी और इंजन भी 3.0 लीटर का था। ये एक निराशाजनक बात थी, इसलिए ये कार इतनी बिकी नहीं। फिर 1978 में लैम्बोर्गिनी दिवालिया हो गई थी। उसका नियंत्रण इटालियन कोर्ट के पास पहुंच गया था। तभी इंजीनियरों ने अपने अनसक्सेसफुल सिलूट पर फिर एक बार काम करने के लिए शुरू कर दिया और काम करने के बाद उन्होंने जल्पा कार को लॉन्च किया, जो कि सिलूट से ज़्यादा सक्सेसफुल रही। 1980 में स्विस के मेम्ब्रान ब्रदर्स, जो कि फूड इंडस्ट्री में एक बड़े व्यापारी थे और उनका स्पोर्ट्स कारों के प्रति एक जुनून था, उन्होंने लैम्बोर्गिनी को कोर्ट से छुड़ा लिया और वह अब कंपनी के डायरेक्टर बन गए। 1982 में LP500 मॉडल लॉन्च होने के बाद इन्हें अमेरिका में सेल्स करने की परमिशन मिल गई और फिर 1984 में मेम्ब्रान ब्रदर्स ने कंपनी में काफ़ी इन्वेस्ट किया और कंपनी के कारों की क्वालिटी को सुधारा और नए टैलेंट की भर्ती भी की, पर उनके प्रयासों के बावजूद कंपनी फिर से जीवित नहीं हो पाई। और फिर अप्रैल 1987 में अमेरिकी कंपनी क्राइसलर कॉरपोरेशन, जो कि बहुत बड़ी वाहन निर्माता कंपनी थी, उन्होंने मेम्ब्रान ब्रदर्स से $33 मिलियन में कंपनी को खरीद लिया और फिर उसके बाद उन्होंने लैम्बोर्गिनी की कारों को एक्स्ट्रा प्रीमियम स्पोर्ट्स कार में प्रवेश करने की योजना बनाई और उन्होंने लैम्बोर्गिनी की फैक्ट्री में इंजन बनाना शुरू कर दिया, जो कि क्राइसलर अमेरिकन कारों में यूज़ किया गया। और मोटरस्पोर्ट्स के इस क्षेत्र में उतरने के उस निर्णय को लैम्बोर्गिनी इंजीनियरिंग SPA के रूप में जाना गया और इसका काम ग्रैंड प्री एफी टीमों को
इंजन प्रोवाइड करना था। और उस समय लैम्बोर्गिनी में काउतांज के विकल्प का निर्माण हो रहा था और वो कार थी डियाब्लो। डियाब्लो को सितंबर 1988 में लैम्बोर्गिनी के 25th एनिवर्सरी पर लॉन्च किया जाना था, बट डियाब्लो को 21 जनवरी 1990 को पब्लिकली लॉन्च किया गया। और लैम्बोर्गिनी के सीरीज़ में डियाब्लो के नीचे बेबी लैम्बो का निर्माण किया गया, जो कि जल्पा को रिप्लेस करने वाली थी। और डियाब्लो के बारे में बताया जाए तो वो डियाब्लो कार उस समय दुनिया में सबसे तेज़ी से बनने वाली कार थी। 1992 में फिर एक बार सेल्स गिर गई और फिर उन्होंने कंपनी को मेगाटेक नाम के एक इंडोनेशियन कंपनी को बेच दिया। इस कंपनी ने मार्केट में एक दो नहीं बल्कि कई सारे मॉडल लॉन्च करने का सोचा और 1995 में लैम्बोर्गिनी को कामयाबी मिली जब डियाब्लो की टॉप मॉडल सुपर वेलास को बनाया गया। 1997 में फिर एक बार लैम्बोर्गिनी को ऑडी कंपनी ने खरीद लिया, जो कि एक फॉक्सवैगन ग्रुप की कंपनी है। और अगर आपको ये बात पता नहीं थी कि ऑडी और लैम्बोर्गिनी ये दोनों अभी फॉक्सवैगन ग्रुप के अंडर आती है, यानी कि ऑडी और लैम्बोर्गिनी को फॉक्सवैगन ग्रुप ओन करता है, तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। और अब लैम्बोर्गिनी एक जर्मन कंपनी के नियंत्रण में थी। उन्होंने अब लैम्बोर्गिनी के दो पार्ट कर दिए। एक पार्ट को सिर्फ कार बनाने पर फोकस किया गया और दूसरे पार्ट पर शिप इंजन बनाने के काम को शुरू किया गया। और फिर इसके बाद मर्सिलेगो को लॉन्च किया गया, जिसकी डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया की गई थी। अब लैम्बोर्गिनी को स्टेबल ओनर मिल गया था और लैम्बोर्गिनी के डिज़ाइन और क्वालिटी को भी अच्छा बनाया गया था। 2003 में एक छोटी यानी कि लैम्बोर्गिनी गैलरेडो को बनाया गया। उसके बाद रिवेंटो को लॉन्च किया गया। इस कार को लिमिटेड एडिशन में बनाया गया था और इसने सबसे पावरफुल एंड एक्सपेंसिव लैम्बोर्गिनी होने का गौरव प्राप्त किया। फिर 2011 में लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर को लॉन्च किया गया, जिसकी डिज़ाइन और भी बेहतर बनाई गई थी। यह कार अभी भी एक पॉपुलर कार है और इसकी सेल्स कंपनी के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो रही है। 2012 में सेस्टो एलिमेंटो नाम का एक लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया गया था और फिर 2014 में लैम्बोर्गिनी हुरैकन को लॉन्च किया गया और हुरैकन भी अभी तक सेल होने वाली कार है, जो कि लैम्बोर्गिनी के पॉपुलर कारों में से एक है। लैम्बोर्गिनी ने 2013 में वेनेवो, 2016 में सेंटेनारियो, 2018 में CS18 एल्स्टन एंड 2020 में सियान इन स्पेशल एडिशन को लॉन्च किया था। और लैम्बोर्गिनी ने अपनी फर्स्ट एसयूवी यूरुस को 2018 में लॉन्च किया था और बाकी सारी कारों की तरह ये भी वन ऑफ द फास्टेस्ट एसयूवी इन द वर्ल्ड है। लैम्बोर्गिनी के कार के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बता दी जाए तो लैम्बोर्गिनी ने इटालियन पुलिस को 2 लैम्बोर्गिनीज प्रोवाइड की है, जिनकी मदद से वो डोनेटेड ऑर्गन्स को एक जगह से दूसरी जगह फुल स्पीड में ले जा सकते हैं। और उसके साथ ही लैम्बोर्गिनी को इटली और यूनाइटेड अरब अमीरातीज़ में यानी कि दुबई में पुलिस के वैन के रूप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कार सुपर फास्ट होने के कारण पुलिस को क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए काफ़ी मदद में आती है। और लैम्बोर्गिनी बहुत ही फिल्मों में यूज़ की गई है, बट उनमें से कई स्पेशल फिल्म्स है उनमें लैम्बोर्गिनी यूज़ की गई है। लैम्बोर्गिनी कई सारे फिल्मों में यूज़ की गई है, बट उनमें से कई स्पेशल फिल्म्स है उनमें लैम्बोर्गिनी यूज़ की गई है। उनका नाम है लैम्बोर्गिनी डियाब्लो डम्ब एंड डम्बर में यूज़ की गई है, लैम्बोर्गिनी काउतांज बिग इस फिल्म में यूज़ की गई है और लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन इस फिल्म में यूज़ की गई। और उसके साथ ही लैम्बोर्गिनी मर्सिलेगो को बैटमैन बिगिंस इस फिल्म में भी यूज़ किया जा चुका है और कई सारे लोगों की ये ड्रीम कार है। तो अगर आपकी भी ये ड्रीम कार है तो कमेंट्स में माई ड्रीम कार #लैम्बोर्गिनी ये लिखना मत भूलना और लाइक करके सब्सक्राइब करना न भूलना। This is Car Trend. I am Dhananjay and I will catch you in the next one.